देखो, इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। खाली युद्ध, मार धार, एक्शन से भरपूर क्लास, ठीक है ना। संपूर्ण क्या है भाई? सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति क्या है? अरे एगो संपूर्ण क्रांति भेल रहे ना, ते लोग याद आबि गेल। पढ़ाए थे ना जयप्रकाश नारायण का, 10वां में पढ़ेंगे उसे बढ़िया से। देखो, फ्रांसीसी क्रांति, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास में क्या है? मार धार इत्यादि वगैरह, जैसे जो कुछ बात समझ में आ रहा है ना, अत्याचार, भ्रष्टाचार, है ना, निरंकुशवादी इत्यादि वगैरह सब होगा। देखो, अब फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांसीसी क्रांति जो कि इतिहास का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एगो था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां एकदम निरंकुश, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी राजा था और इसकी पत्नी थी ऑस्ट्रिया की महारानी एंटोइनेट। इसे पढ़ाए हुए हैं, कुछ कुछ लिखाए थे, वही सब। अब कहानी हम लोग बारीकी से चीजों को समझने वाले हैं कि क्या हुआ था, क्या कारण था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो इसका कुछ थोड़ा सा बात है, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुरू, जब फिल्म स्टार्ट होता है तो क्या आता है? ट्रेलर। अरे होता है ना, हाँ तो वही है, ठीक है। फिल्म आगे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो, फ्रांसीसी क्रांति क्या है भाई? फ्रांसीसी क्रांति, टॉपिक का नाम कॉपी पर लिख दो, चैप्टर फर्स्ट इतिहास का, ठीक है ना। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, इसको बढ़िया से पढ़ना, ये चीज तुमको जीवन भर कहां कहां काम आने वाला है। कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो बीपीएससी का तैयारी करेगा, या हो सकता है यूपीएससी का तैयारी करेगा, या हो सकता है नेट का तैयारी करेगा, या हो सकता है कोई भी एसएससी का तैयारी करेगा, सीजीएल का तैयारी करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? एमटीएस वगैरह सबका तैयारी करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ भी तैयारी करे, पीजीटी, टीजीटी, जो कुछ भी तैयारी करेगा, सब के लिए ये सब चीज जो है सो सब के लिए ये सब चीज पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? सब के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सब क्लास, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं, ध्यान देना, बिल्कुल रोचक से समझना। आप देखो यहां क्या चल रहा है? फिल्म क्या चल रहा है? फिल्म स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आया ना? इतना समझना, इसको पढ़ाई नहीं समझना। अब क्या समझना? फिल्म। बात समझ में आ रहा है ना? देखो, फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति तो समझ में आ रहा। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस। क्या भाई? फ्रांस, ठीक है। फ्रांसीसी मतलब क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है। क्रांति तो समझ में आ रहा है ना आपको? क्या? हाँ, ठीक है ना, मारधार, एक्शन, ठीक है। देखो, 14वां यानी 14 जुलाई 1789 ईस्वी की सुबह, अगर आपको पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में। एक नंबर में क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 9वां में तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा, और 10वां के बोर्ड एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी की सुबह पेरिस नगर में। कहा भाई? पेरिस नगर में, जो फ्रांस का एक स्थान है। जैसे हम बोले भारत का स्थान बिहार है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है। अरे लिखना कुछ नहीं अभी है, अभी कुछ नहीं लिखना है, तुम लोग सुनो। क्या बोले? फिल्म को लिखने जाता है तुम लोग, याद हो जाता है ना, तो फिर समझो। पेरिस नगर में क्या हुआ? पेरिस को क्या है? एक स्थान का नाम है। कहां के स्थान का? फ्रांस का कोई स्थान है पेरिस। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। क्या था भाई? आतंकों का माहौल था। आतंक मतलब समझ में आ रहा है? पेरिस में पूरा ही आतंक फैल गया था पूरा।
बात समझ में आ रहा है? क्यों आतंक फैल गया था भाई? उसको लूटा पाटी, मारा काटी कूटा, जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब चलने लगा। ठीक है, पूरा आतंकों का माहौल खड़ा हो गया था। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा, वो सब क्या था? पंजाब के अमृतसर में एकदम आतंकों का माहौल खड़ा हो गया था। ये सब पढ़ा होगा, हालांकि 10वां में हम लोग बढ़िया से ये सब चीज पढ़ेंगे। तो आतंकों का माहौल था। सम्राट ने, सम्राट का मतलब राजा, सम्राट का मतलब, सम्राट का मतलब क्या होता है? सम्राट मतलब राजा। पहले जो अभी हम लोग जानते हैं कि अपना देश कैसा चल रहा है, राज क्या चल रहा है? लोकतंत्र। आगे क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र में क्या करता है? राजा। अब देखो पीछा जो जो पढ़ा है ना, ये सब इसमें काम आने वाला है। तुम देख लेना, खुद तुमको फील होगा कि जो सब शब्द हम पीछे पढ़ाए हैं वो सब बात इसमें देर होगा, और तब तुमको बातें समझ में आ जाए। इसलिए मेरा मकसद था कि तुम लोगों को पहले राजनीतिक पढ़ा देना, पहले ज्योग्राफी कुछ पढ़ा देना, ताकि इस चीजों को समझने में आसानी हो। बात समझ में आया? तो सम्राट का मतलब क्या होता है? राजा। पहली बात तो यह है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी के सुबह पेरिस में आतंकों का, पेरिस क्या था? फ्रांस का जगह था, उसमें आतंकों का माहौल खड़ा हुआ था। एकदम आतंक ही आतंक, मारा काटी लूटा पाटी जैसे जो कुछ हो रहा था, अत्याचारी भ्रष्टाचारी निरंकुशवादी। और सम्राट ने सेना को शहर में, अब सम्राट मतलब राजा, राजा मतलब जो जनता पर राज करता हो, मतलब उस समय की बात, जिस समय में हम लोग राजतंत्र की बात कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है? लोकतंत्र हम लोगों का। पूछेगा लोकतंत्र लगभग कितने देशों में अभी है, चल रहा है? तो लगभग 100 से भी ज्यादा, लगभग 110 देशों में लोकतंत्र है। कितना? लगभग 100 देशों में लोकतंत्र अब तक है। अधिकतर देशों में लोकतंत्र अब हो गया है। ठीक है ना? तो सम्राट ने सेना को, अब सम्राट ने मतलब राजा ने, अब राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। शहर में घुसने का क्या कह दिया? किसको? कौन? सम्राट कौन? राजा। राजा मतलब राजतंत्र चलाने वाला। राजतंत्र की जो शासन प्रणाली होती है उसमें सम्राट राजा हुआ करता था। ठीक है? अफवाह थी, ये बात क्या थी? क्या बात अफवाह थी? कि सम्राट यानी राजा ने शहरों में सेना को भेज दिया है, खुला छोड़ दिया है, खुला साढ़ की तरह जा करके किसी को, ठीक है, हुड़का देगा। ये बात क्या है? अफवाह। जानता है ना अफवाह किसको बोलते हैं? झूठे फुसके। बात समझ में? ये बात क्या था? अफवाह थी। वह सेना को नागरिक पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब अफवाह क्या थी कि कहीं ना कहीं सम्राट ने जो आदेश दे दिया है, अरे वाह, सुनो, सुन बात को समझो। मतलब कहने का कहानी क्या है कि लोगों को लगा, किसको लगा? लोगों को लगा, मतलब सम्राट ने, राजा ने क्या किया? सेना को आदेश दिया शहरों में घुस जाओ। तो जनता को लगा कि इसलिए घुसने को कहा कि लगता है सबको मार देगा गोली। क्या मार देगा? क्या? किसको लगा ये बात? जनता को लगा। क्या लगा? कि राजा ने जो आदेश दे दिया है सेना को घुसने का, मतलब अब लगता है कहीं ना कहीं क्या होने वाला है? गोली मारेगा। तो जब ये गोली बंदूक चलेगा, मारेगा, पीटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमको भी अब कुछ ना कुछ जुगाड़, मरेंगे तो मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं भाई, मारेंगे तो। बात समझ में आया? अब ये क्या हो रहा था भाई? जनता को लगा क्या? गोली मारेगा। तो जब ये गोली मारेगा तो क्या करना पड़ेगा? अब हम लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से हमको गोली, बंदूक, बम, बारूद इत्यादि वगैरह व्यवस्था, किसके मन में ऐसा आया?
बात समझ में आया? अभी तक में कुछ याद करने की जरूरत नहीं ना है, समझ में आ गया ना? कहानी ना है, फिल्म चल रहा है समझो। अब देखो, अब लगभग 7,000 मर्द, मर्द जानता है ना तो तुम लोग क्या है? हाँ, मर्द 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 है ना? हाँ, औरतें टाउन हॉल के सामने, मतलब 7,000 मर्द और औरत। बात समझ में आ रहा है ना? कौन? औरत। क्या है खबर? अरे में औरत के सब है, मन टूटिया कथी छे? औरत नहीं छे? अरे औरत कौन सब है? आ? तो लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने जमा हो गया। क्या हो गया? मतलब सीधा समझो ना, अब टाउन हॉल के सामने क्या हो गया? जमा हो गया। भाई हम लोगों को अब सभा चलेगा ना, एक संगठन बनाएंगे ना हम लोग मिलकर के, ठीक है? तो जमा हो गया। उन्होंने एक जन सेना, जन मतलब जनता की सेना, वो जो था क्या, सम्राट की सेना, राजाओं की सेना, अब जो बनेगा किसका सेना? क्योंकि सम्राट राजा की सेना जो है हम पर वार करेगा तो हम भी क्या करेंगे? वार करेंगे। तो जन सेना का मतलब जनता की सेना का गठन करने का निर्णय लिया कि चलो भाई अब हम लोग तैयार हो जाते हैं, अपना सेना तैयार करते हैं। हम लोग तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आया? देखो अभी तक कहानी कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या हुआ? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ? बात क्या हुआ कि मतलब सम्राटों ने, राजा ने क्या किया? सेना को शहरों में घुसने का आदेश दे दिया। तो जनता को अफवाह में लगा क्या कि अब भाई मारेगा पीटेगा, गोली बंदूक, तो अब हमें भी सचेत। इसलिए टाउन हॉल के पास लगभग 7,000 औरत और मर्द क्या हुआ? जमा हो गया, एकत्रित हो गया और जन सेना बनाने क्या किया? शुरू कर दिया, निर्णय ले लिया। क्यों? ताकि हम पर वार करेगा तो केवल सेना बनाने से थोड़ी होगा, हाथ में भाई लड़ने के लिए बंदूक बम बारूद तो होना चाहिए। सेना बना करके हथियारों की खोज वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। मतलब हथियारों की अब खोज करने लगा। कौन? क्योंकि जनता के पास हथियार नहीं ना रहता है भाई, तो सेना के पास रहता है हथियार। तो राजा साहब का जो सेना था तो उसके पास तो बम बारूद हथियार था, हम लोग जनता के पास तो नहीं था भाई। तो नहीं था तो हम लोग तो लड़ेंगे, तो लड़ेंगे तो इसके लिए सोचा सेना तो हम लोग बना लिए। अब सेना को लड़ने के लिए क्या चाहिए? बम बारूद हथियार चाहिए। तो अभी क्या करने लगा कि चलो सरकारी जहां भी रखल होगा, क्योंकि सरकार का कुछ जगह होता है जहां बम बारूद बंदूक वगैरह सब रखल रहता है। बात समझ में आया ना? तो अब मतलब जनता चाहा कि भाई हम बम बारूद इत्यादि वगैरह के लिए क्या किया? बहुत सारे हथियार जमा करने के लिए खोज, हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवन में क्या हुआ? प्रवेश कर गया। कौन? जनता। अभी समझो क्या चल रहा है, अभी ट्रेलर है, फिल्म स्टार्ट नहीं हुआ है। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर, और सैकड़ों लोगों का एक समूह बन गया पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। मतलब कौन? जनता लोग, ठीक है। बास्टील, सुंदर नाम है ये, बास्टील के किले के जेल को तोड़ डाला। जनता ने क्या किया? बास्टील में जो जेल था उस जेल के किला मतलब किला जो होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जेल में बंद करता है जो कैदियों को, जैसे बेनीपट्टी में देखा होगा कि चारों साइड से घेरायल रहता है, उसी को बोलते किला। समझ में आ रहा है ना? जैसे ताकि चोर भाग ना सके, जो कैदी है वो भाग ना सके। बात समझ में आया? तो किले कहां बनाया था? बास्टील किले की जेल को क्या किया? जनता ने तोड़ दिया। जहां भारी मात्रा में क्या रखा हुआ था? क्योंकि जनता को क्या चाहिए? गोला बम बारूद इत्यादि तो चाहिए ना लड़ने के लिए। गोला बारूद मिलने का संभावना थी, लोगों को लग रहा था इसमें जरूर होगा भाई क्या? बम बारूद गोला। अब हथियारों पर कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में, तो भाई जब ये मान लो कि जनता जाएगा, क्या करेगा? जनता जाएगा, किला तोड़ेगा, बम बारूद पाना चाहेगा, तो सरकारी आदमी तो वैसे छोड़ेगा नहीं भाई।
राजा का जो सरकारी नहीं, राजा, राजा, क्योंकि पहले राजतंत्र था, अभी हम लोग किस में है, राजतंत्र में। कहा है भाई, अरे अभी लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग कहां चले गए, अब राजतंत्र की दुनिया में चले गए। सो हम कह रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। और अभी हम लोग कहां है, पेरिस में। कहां है, फ्रांस के पेरिस में। कहां है, सिमरी में नहीं है, इंडिया में नहीं है हम लोग। तो बात समझ में आ रहा है ना, कहां है हम लोग, कहां है, पेरिस में हम लोग हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, तुम नहीं सब चीज देख रहा है। हाँ, तो चलो अब देखो क्या हुआ। कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर, कमांडर जानता है ना, अब बास्तिल जगह, बास्तिल जो जेल था उसका कमांडर मारा गया। क्या हो गया, मारा गया। और कैदी छुड़ा लिए गए। तो जेल में जितना कैदी था लगभग दिया होगा 7 होगा, ठीक है, लगभग 7 कैदी जो था, कैदी छुड़ा लिए गए। उनकी संख्या केवल 7 थी, कैदियों की संख्या क्या थी। और कमांडर क्या हुआ, मारा गया, क्योंकि अचानक बहुत सारा जनता चल गया ना भाई। अब देखो, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने का कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। क्योंकि बास्तिल का किला जो था ना, लोगों के दिमाग में बैठल था, ये घृणा था उससे लोगों को। क्यों, क्योंकि सम्राट जो बानर था, राजा, वो किसी को भी बंद कर देता था बिना गलती का भी। हम लोग पीछे देखे हैं कि राजतंत्र में जो गलती नहीं भी किया रहता है उसको भी सजा मिल जाता है। क्योंकि अब देखो, अब समझ में आ रहा है ना, राजनीतिक पहले पढ़ लिया तो इसको समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, बात समझ में आया। नहीं तो यहां तुम लोग पूछ देता, सर काहे बंद कर देता था। तो अब तो तू समझ रहा है कि राजतंत्र में क्या कंडीशन होता है। अब इसलिए किले को ढहा दिया गया। इसलिए सोचा भाई किले नहीं रहेगा तो राजा बंद करेगा किसमें, नहीं समझा, जेले नहीं रहेगा, जेल तो रहना चाहिए भाई। तो किला को क्या किया लोगों ने, ढा ढू दिया। ठीक है, उसके अवशेष बाजार में, और जो भी बचल था बाजार में उन लोगों को क्या किया, बेच दिया। मतलब किला से जो तोड़ता है तो सामान सब निकलता, कई रॉड वगैरह या कई प्रकार की चीजें, सबको क्या किया, बेच बाच दिया। कहा, बाजार में गए। जो इस ध्वंस, अब समझो तो किला क्या हो गया, ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। और इस ध्वंस के बहुत सारे चीजों को ना लोग सब लेना चाहते थे पहचान के रूप में, कि भाई इन चीजों का बना हुआ था क्या, बास्तिल का किला। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये घटना हुआ, तो ये घटना हम लोग देखेंगे। क्या चल रहा है अभी, ट्रेलर। अब इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा, अब ये को क्या हो गया समझो, तो घटना ना हुआ जी, कमांडर सब बहुते मारा गया। मान लो कमांडर मारा गया, कैदी मतलब मान लो कि जेल, बास्तिल का जेल था पूरा ध्वस्त कर दिया, तोड़ ताड़ दिया, तो घटने ना हुआ एक प्रकार का। अब इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हो गए। बिल्कुल होगा भाई, स्वाभाविक बात है भाई। ऐसी घटना अगर होगा तो पेरिस और देश के देहाती, मतलब पेरिस और देश कौन था, फ्रांस। फ्रांस के किस जगह पर, पेरिस वाले जगह पर ही घटना हुआ। तो धीरे धीरे तो कई क्षेत्रों में फैल सकता है ना। जैसा भारत का देश है, राज्य है बिहार, बिहार में कुछ घटना हो तो हो सकता है ये बात कहीं और भी राज्य में तो फैल सकता है ना, यूपी और भी कई राज्यों में फैल सकता है भाई बात। ठीक है, संघर्ष हुआ। अधिकांश जनता, मतलब जनता मतलब जनता, पाव रोटी, पाव रोटी मतलब खा पी बकले, भात दाल पापड़ तनौड़ी रोटी सब्जी सब, इतना समझो। पाव रोटी वहां दर्शाया है, लेकिन खाना पीना समझना, ठीक है, खाने पीने अनाज वगैरह सब। तो पाव रोटी की महंगी कीमत। अब सुनो, अब भाई जब ये आतंकों का माहौल, अभी इतना ही नहीं, अभी तो हम लोग केवल देख रहे हैं कि अरे फिल्म जो स्टार्ट होता है तो ट्रेलर जो दिखाया जाता है, तो कुछ कुछ सीन जो दिखाया जाता है क्या इस समय में होबो वाला हो, अरे होता है कि नहीं होता है, मतलब इस समय में होबो वाला हो। तो ये सब इसमें अभी होने वाला है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रेलर। ठीक है, महंगे कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत करियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट, सम्राट मतलब बार बार आएगा, सम्राट मतलब राजा, ठीक है, को फांसी दिए जाने में हुई। अब देखो, अब तुमको लगा होगा, अभी तुमको तो लगा होगा राजा तो कुछ क्या निकल के, अभी तो राजा कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब अभी हम लोग ट्रेलर देख रहे हैं, राजा कुछ निकल के फांसी निकल के, बनारपो निकल के राजा अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, निरंकुशवादी किया।
अभी तो पढ़ा, जितना हम लोग पढ़े उसमें तो तुम्हारे नजर में राजा कुछ नहीं किया, तो फांसी कैसे दे दिया? तो इसलिए ये अभी क्या चल रहा है, ट्रेलर कहीं कहीं से कोनो कोनो चीज बता रहा है। बात समझ में आया? इसलिए अब देखो फांसी दे दी गई, किसको? क्यों दे दी गई? क्योंकि भाई इतना महंगाई जमाना सब आ गया, इतना अत्याचारी भ्रष्टाचारी हो गया। वो अभी दिखा नहीं तुम लोगों को, दिखेगा अब, अंदर फिल्म देखेंगे तब ना समझ में आएगा। और हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसा नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? बात समझ में आया? ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखो ये अभी देखो, ये तो पुराने जमाने का जो चित्र दिल है, वास्तविकता से देखो कितना बम बारूद गोली वगैरह सब चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम देखो युद्ध एकदम हो रहा है, समझो। बात समझ, मतलब ये चीज जो है अभी जो हमने देखा, क्या ट्रेलर, फिल्म अब यहां से होगा चालू, ठीक है? अब यहां से समझो क्या हो रहा है, फिल्म नहीं भाई, फिल्म नहीं, कोई फिल्म, ठीक है? अब यहां से फिल्म क्या होगा, चालू। अब ना देखेंगे कि आखिर तुम्हारे दिमाग में तो आएगा कि राजा कुछ किया नहीं, फांसी दे दिया, तो क्यों दिया, कैसे दिया, घटना क्यों हुआ, जनता ने अभी तो क्या गलती, जनता, अरे तुम्हारे नजर में भी कौन किया गलती, जनता जाकर ध्वस्त कर दिया। क्यों ध्वस्त कर दिया भाई? तो कारण होगा ना, तो कारण कहां मिलेगा, इस चैप्टर में, इस फिल्म में। बात समझ में आया? हाँ, नहीं तो लगेगा भाई किल के किया गलती जनता, सजा दे दिया किसको, राजा को। ये कौन फिल्म हुआ भाई? तो ऐसा नहीं है, देखो इसमें। अब देखो 1974, देखो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति। सदी शताब्दी जानता है ना? आ? आ? अभी 21वीं सदी चल रहा है। क्या चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? 21वीं सदी। जैसे 2000 क्या चल रहा है जी, 25 चल रहा है ना, तो 2025 यानी 2000 से लेकर के 2100 जब तक नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा 21वीं सदी। समझो बातों को। जब इसका मतलब इससे पहले 1900 से 1995, 1996, 1901, 1902, 1903 से लेकर के 2000 तक जब तक नहीं पूरा था तब तक चल रहा था क्या, 20वीं सदी। क्या चल रहा था? अब समझ में आया? यानी 2000 पूरा वाला है तो 20वीं सदी। 1800 से 1900 के बीच में क्या बोलेंगे, 19वीं सदी। देखो 2000 पूरा वाला है तो 20वीं सदी, यानी 2000 पूरा वाला है तो 20वीं सदी। 2100 पूरा वाला है तो 21वीं सदी। अभी 2100 पूरते ना, 2000 पार भौका कदी चलते 2100 एते, तब ना फिर लिखवे 2100, 2101 ईस्वी, 2102 ईस्वी, जब तक कहां से पार, जब तक कहां से पार, तो बात समझ में आ रहा ना? हाँ, जब तक कहां से, तो बात समझ में आया ना? हाँ, अब सदी तो समझ में आ गया। ये कौन सदी? 18वीं। तो जब भी, अब सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में आया 18वीं सदी, तो ईस्वी जो होते 1800 से लेकर 1900 के बीच में कोनो, तब ना बोलेंगे इसको क्या, सॉरी 18वीं सदी कहेगा तो 1700 से 1800 के बीच में, तब ना 1789, 1790। अब समझ में? तो 1789 की घटना है, किसकी घटना है? तो 1789 के मतलब क्या सदी, 18वीं सदी। 1415 कहेगा तो कैमी सदी, 15वीं सदी। अब समझ में आ गया सदी। देखो सदियों सिखा दिली यहाँ सबके, जबकि ग्रेजुएशन वाला के पूछ लेबे तो नहीं होते सदी, पूछ लेबे कनी कि सदी केकरा कहे है, कहीं तो इतने से 23वीं के बीच में, यानी सीधा पूछबे सदी केकरा कहे है। हाँ? तो एक माय बेटा के जो भाई बहन जन्मे ओकरा कहे सगी, उ सगी बहन भाई समझ लेते, ठीक है? 18वीं सदी का मतलब ईस्वी क्या होगा भाई? 1700 से 1800 के बीच में कुछ भी, ठीक है? तो 1774, इसका मतलब सदी तो क्या हुआ, 18वीं। अब समझ में ले? चलो, तो 1774 में क्या हुआ समझो।
1774 में क्या हुआ समझो। देखो 1774 में क्या हुआ समझो कि बुर्बो राजवंश था। क्या? लुई 16वां, ये 16 लिखल है, रोमन अंक वाला जानता है ना, ये आता है तो 10 आता है ना, 11 12 ऐसे, तो क्या हो गया ये 16, तो ये लुई 16वां है। क्या है ये? देखो बुर्बो राजवंश का कौन था वो? लुई 16वां। बात समझ में आया? ये कौन था? लुई 16वां, जो फ्रांस की राज गद्दी पर बैठा था। फिल्म तो अब स्टार्ट हुआ फिल्म। अब देखना ये कितना अत्याचार करेगा, ये आकर कन्या दोनों। बात समझ में आया ना? एक कन्या तो इतना खराब थी कि कोई चले जनता के लूट कला हमरा नाक कान में के बना दे। बात समझ में आया ना? हाँ, तो लुई 16वां, अब पूछेगा लुई 16वां राजगद्दी पर कब बैठा? किस वंश का था? बुर्बो वंश का। वंश होता है, जैसे कहने का मतलब जैसे कि संघ वंश सब होता है, बुर्बो वंश होता है। वंश की कौन वंश के छी यहाँ? वंश होता है, पहले वंश हुआ करता था। इस सब वंश सब के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ेगा आगे, ठीक है? इतना समझो, वंश मतलब कहने का, जैसे तुम ही लोगों को नहीं बदमस्ती करता है, तुम कहेगा ये बानर वंश बुरा देते ही, अरे बोलता है कि नहीं गांव घर में है, मतलब पूरा दादा परदादा खानदान अंदान तंदान पंदान। बात समझ में आ रहा है ना? उसको क्या बोलते हैं हम? वंश, ठीक है? तो 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश के लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। वो 20 साल का था उस समय में। कितने साल का था? 20 साल का ही था। दिल होगा, ठीक है? आसान हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी? 20 साल थी। उसकी उम्र क्या थी भाई? 20 साल। कितनी साल थी? 20 साल थी। कितनी साल थी? उसकी उम्र केवल 20 साल थी। अरे बाली रे बाली, 20 साल की उम्र में राजा बन गए। आमत हुआ भाई, 20 साल की उम्र में क्या बन गया? राजा। बात समझ में आया ना? अब 20 साल का उम्र होता है तो आदमी को सही से नाको नहीं आता है पूछने, समझो। अब 20 साल की उम्र कथी बन गए वो? राजा। अरे 20 साल की उम्र में गांव घर में नहीं देखो अकलेला बकलेला ढकलेला सब रोहित होता है। हाँ चलो, 20 साल की थी। उसका विवाह, अब भाई राजा छले ना, तो केकरा से शादी होते? रानी से होते। बात तो स्वाभाविक है। तो भाई विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ। किससे हुआ? आप पूछ देत, मेरी एंटोनेट कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। कहां की? एगो हो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, दोनों में भूल हमने। ये ऑस्ट्रिया हंगरी है। बात समझ में आया ना? हाँ, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। जब मैच देखे छिए वो अलग चीज है। तो राजकुमारी कहां की थी? ऑस्ट्रिया की। कहां की? ठीक है। राज्यरोहन, राजा का रोहन होता है ना भाई। अरे कोई जो राजा बनेगा तो उसका राज्यरोहन होता है ना, मतलब उसको पद पर ग्रहण करने के लिए जो मान सम्मान दिया जाता है ना, माला वगैरह सब है, तो उसी को बोलते हैं राज्यरोहन। के समय उसने राजकोष खाली, जब मतलब वो राज पद पर आया। कौन? लुई 16वां। कौन? पूछेगा लुई 16वां राजगद्दी, फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? 1700। उम्र कितना था उसका? किस वंश का था? बुर्बो राजवंश का। किस वंश का शासक था? बात समझ में आया? ऐसे पूछ लेगा कि लुई 16वां किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। ठीक है। तो जब राज्यरोहन मतलब राजगद्दी पर बैठने का पहला पैदान, राजगद्दी पर जो बैठा ना, तो राजकोष पूरा खाली पाया। राजकोष क्या पाया? राजकोष पूरा खाली पाया का मतलब, राजकोष के मतलब ये हुई कि जैसे कोई राजा बना तो राजा के पास वो तो पैसे नहीं है, पूरा खत्म। राजकोष खाली मतलब खत्म। और देखो कि किस में ले गया, ये तो
इतने कर्जदार बना दिल के, इतने कर्जदार बना दिल के से देखियो ना देश के अभी की करते, बेच कर खा जाते। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस में, आगे तुम लोग पढ़ेगा, फ्रांस में नहीं, भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, हर जगह युद्ध चल रहा था। पहले खाली युद्ध चले चले पहले के समय में खाली। अरे इतिहास हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, यही क्यों हुआ था युद्ध, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो खाली युद्ध सब होता था। एक बार युद्ध करने का मतलब क्या है कि 10 साल 5 साल का संपत्ति बर्बाद हो जाना, समझो। तो भाई होगा दिक्कत, क्योंकि जब यह युद्ध होता है तो युद्ध करने में क्या होता है, बम बारूद रसद इत्यादि बंदूक सब लगता है, तो उसमें पैसा खर्चा होता है ना भाई, बात समझ में आया। लंबे समय तक जो युद्ध चला था फ्रांस में, वो संसाधन क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। क्या हो चुका था भाई, नष्ट हो चुका था। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब देखो ना, अब देखो मतलब क्या है, गरीब नहीं समझा, अब तुम है गरीब, आप बना लेगा राजमहल कर्जा ले करके, तो दिक्कत ना है भाई। पैसा नहीं है तो तुम घर छत वाला नहीं बनाओ, खड़े वाला घर में रहो, एल्वेस्टर वाला घर में रहो। अब पैसा कर्जा ले करके बना लेगा तो दिक्कत ना है। अरे मान लो कि 10,000, मान लो 10 लाख खर्चा हुआ तो 8 लाख तुम्हारे पास है, 2 लाख कर्जा ले लिया, चलो ठीक है, उतना समझ में आता है। लेकिन मान लो कोई आदमी, ये सभी हिसाब तुम लोग को बताया है भाई, 10 लाख रुपया खर्चा है, मान लो 10 लाख रुपया खर्चा है, और क्या करेगा, 9 लाख रुपया कर्जा ले लेगा, 50,000 रुपया उसके पास है, तो घर बनाने का मतलब हुआ भाई, मतलब क्या कि राजमहल एकदम बनाए हुआ था, फालतू फिजूल खर्च था, ये सब क्या था, कर्जा ले करके एकदम। लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका, अब देखो लुई 16वां का जो शासन काल चल रहा, शासन काल का मतलब वही समय में राजा रहे लुई 16वां। जब ये कहेगा लुई 16वां का शासन काल, तो मतलब क्या, लुई 16वां उस समय में राज करता था, राजा था, बात समझ में आया। तो अमेरिका के 13 उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब जैसे होता है ना राज, जैसे हम बोले अमेरिका का 13 उपनिवेश, जैसे कि कहेगा मान लो भारत का अभी कितना राज्य है, तो 28 राज्य को ही समझो उपनिवेश, और उपनिवेश को ही समझ लो राज्य। तो अमेरिका का 13 उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब वही समझना क्षेत्र, राज्य, बात समझ में आया। तो 13 उपनिवेशों की साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। मतलब कहने का क्या कि लुई 16वां बनरवा अपना गरीब दोसर के मदद, समझो नहीं समझा। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने, फ्रांस मतलब फ्रांस का राजा कौन था, तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेश को, मतलब 13 उपनिवेश 13 राज्य को क्या किया था, ब्रिटेन अपने अंदर जीत लिया था, समझो अब बात को। तो ब्रिटेन से आजाद कराने में लुई 16वां मतलब फ्रांस के राजा ने अमेरिका का साथ दिया। अब समझ में आया कहानी कि क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु, साझा शत्रु का मतलब क्या कि फ्रांस भी था दुश्मन ब्रिटेन का, और अमेरिका का 13 उपनिवेश तो था ही। अब बात समझ में आया, साझा शत्रु के मतलब कथी हुए, जना एगो दोस्त ओकरा से झगड़ा भेले तो रे हमरा दोस्त के मारबी तू, तो उसको क्या बोलेंगे, साझा दुश्मनी, मतलब ओकर अपना दोस्त के दुश्मनी यहाँ के लिए बांट लिए, दोनों में बांट लिया, दोनों मिलकर के उसको मार रहा है, समझ में आया। तो इसका मतलब शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। किससे आजाद कराने में, ब्रिटेन, ब्रिटेन से आजाद कराने में किसको, यानी अमेरिका के 13 उपनिवेश को। कौन साथ दिया, फ्रांस के राजा, कौन, चलो ठीक है भाई। अब इस युद्ध के चलते फ्रांस, अब इतना युद्ध जो हुआ तो कह रही कौन राजा है, बनर, भाई जनता तो कहेगा ना ये बनरवा किसको, कौन राजा बन गया भाई अपने। अब मान लो युद्ध करने का मतलब हुआ कि अपना नुकसानी भी तो होना। जैसे मान लो कि फालतू का, अब छोटा बहुत गलती होता है तो एक अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा युद्ध करना दूसरे के वजह से दूसरे को क्या फायदा भाई, ठीक है। तो फ्रांस ने जो गलती किया, अब देखो युद्ध जो चला ना, तो युद्ध में क्या होता है, खर्चा।
इस युद्ध के चलते जो है फ्रांस के 10 अरब लिब्रे, लिब्रे मतलब पैसा समझना, लिब्रे जैसे पूछेगा फ्रांस के रुपया को क्या कहते हैं, लिब्रे। क्या बोलते हैं, लिब्रे। जैसे बोलते हैं ना भारत के रुपया को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को क्या बोलते हैं रुपया को, ढाका, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही हो गया लिब्रे। समझो 10 अरब लिब्रे, जैसे 10 अरब, जैसे भारत में कहेगा 10 अरब रुपया बोलेंगे ना, वैसे ही 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्जा हो चुका था। किसको, किसको, मतलब फ्रांस को। अरे नरेंद्र मोदी पर जितना कर्जा है तो समझो तुमरे हमरे पर न है, जनते पर न है। बात समझ में आया ना। तो लिब्रे से भी अधिक जो है कर्ज हो चुका था, जुड़ गया जबकि उस पहले से ही, और पहले से 2 अरब लिब्रे तो पहले से कर्जा था, हम बोले थे ना 2 अरब पहले से कर्जा था, और 10 अरब ही बनरबा कर्जा करवा दिया। अरे नहीं समझा, कितना हो गया, 12 अरब लिब्रे। अब बोझ चढ़ा हुआ था, सरकार से कर्जदार 10% ब्याज। अरे वाह, अब सरकार ब्याज कैसे चल रहा था, 10% का ब्याज, समझ रहा है, उस समय में 10% ब्याज, समझ जाओ बहुते हुआ। मांग करने लगा कि नहीं हम ब्याज जो लेंगे 10% के हिसाब से लेंगे। अब उसके बाद फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। भाई कर्जा नहीं देगा तो क्या होगा, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, अरे समझ में आया कि कोई दिक्कत है। ठीक है भाई, अब जा रहे थे, कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब कर्ज को चुकाने पर क्या थी, अपने नियमित खर्चों जैसे कि सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए। मतलब समझ में आया, इतना तक सरकार गिर गया, इतना तक सरकार गिर गया कि अपने सेना तक को भी, अब कहीं दूसरा से युद्ध हो जाएगा, मारा जाएगा 100, अपने सेना को खर्चा पानी, जैसे बोलते हैं नौकर को रखेंगे तो उसको भाई खर्चा पानी इत्यादि वगैरह सब देंगे ना। बात समझ में आया, तो उसको जब देगा तो भाई कहां से देगा, रहेगा तब तो उसका सैलरी तो देगा। तो सेना का खर्चा, रख रखाव, राज दरबार में लोगों को सरकारी स्कूल, विद्यालय, कार्यालय इत्यादि वगैरह खर्चा करने में फ्रांस के राजा को क्या हो रहा था, अब दिक्कत, औकाते नहीं हो रहा था भाई, औकाते नहीं था। फिर भी बानरा को कोनो टेंशन नहीं, गांव घर में एगो दुगो एहन बानर सब देखबे कर्जा लो का काम करत, लेकिन ऐस मौज खूब करेगा, दारू शराब भांग गाजा इधर उधर जहां तहां मत पूछो कहां कहां बउआते ढानाते रहता है। बात समझा ना। तो वही फ्रांसीसी सरकार करों में क्या हो गई, और इस सब के लिए बाधा हो गया, कुछ जो है सो नहीं कर पा रहा था। यह कदम भी नाकाफी था, मतलब ये तो काफी था ही। अब देखो आगे, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में, अब देखो हुआ क्या, अब सुनो, जब ये सरकार पर क्या होगा, कर्जा, तो अब उसको चुकाने के लिए सरकार क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा। बात समझ में आया, सरकार को क्या करेगा, सरकार पर जितना भी कर्जा होगा तो सरकार क्या करेगा भाई, टैक्स बढ़ा देगा। अब क्या किया देखो, अब इस सुंदर एगो बातें हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, ये सब बातें ध्यान देना। अब देखो, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। अब यहां से देखो फिल्म समझ में आ रहा है ना कि 1974 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा कौन, सॉरी 1974 कर रहे हैं, 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा कौन, लुई सोलहवां। लुई सोलहवां कितने वर्ष की उम्र में, वो किस वंश के थे, उसकी शादी किसके साथ हुई, मेरी एंटोइनेट के साथ। कहां की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उसने फ्रांसीसी बानरों ने क्या किया, मतलब लुई सोलहवां राजा ने क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेश को आजाद कराने के चक्कर से ब्रिटेन के साथ क्या कर लिया, बिना मतलब का युद्ध किया, लड़ाई कर लिया। तो क्या हो गया, 10 अरब लिब्रे, क्या 10 अरब लिब्रे क्या हो गया उस पर कर्जा। और जिससे कर्जा लिया था वो प्रतिशत में क्या कर रहा था,
10% से हम ब्याज लेंगे। अब इसके पास इतनी औकात भी नहीं थी कि अपने गांव घर में मतलब अपने सरकार राजा का जो सेना सब होता ना उसको सैलरी दे सके, उसको खिलाए पिलाए, जनता की कुछ सेवा कर सके, कुछ औकात नहीं रह गया था। तो अब क्या करेगा, उसको चुकाने के लिए क्या करेगा, तो भाई तुम राजा तो गलत हो गया भाई, तुम फालतू में खर्चा करेगा, जनता से लूटेगा, तो गलत हो गया ना। अब देखो क्या गलती किया। अब इसने क्या किया बनरपनी, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटे हुए थे। 3 स्टेट मतलब इतना समझ जाना, तीन स्टेट्स का मतलब है कि फ्रांस की जनता 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इसका भी मतलब हम समझा देते हैं। प्रथम वर्ग में जैसे देखो यहां दिया गया, ये 3 वर्ग कौन था, फ्रांसीसी जो जनता थी कितने वर्गों में बटल था भाई, 3 वर्गों में। अब यहां से इसको याद कर लेना, पूछ लेगा 18वीं शताब्दी में, ऐसे पूछेगा कोई, 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में फ्रांस की जनता कितने वर्गों में बटल था, 3 वर्गों में। कौन, प्रथम स्टेट, या कितने स्टेट्स में बटल था, 3 स्टेट्स में। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय। इसमें क्या क्या पता है, 2 स्टेट वाले से टैक्स नहीं ले रहा था, एक वाला में से ले रहा था। 3 स्टेट में बटल था, एक में प्रथम स्टेट आ रहा था, एक में द्वितीय आ रहा था, और एक में क्या आ रहा था, तृतीय आ रहा था। देखो प्रथम स्टेट तो कहेगा प्रथम स्टेट में कौन सा अब आता है, तो मतलब प्रथम स्टेट में आने का मतलब इसमें भी लोग रहेगा, नहीं बोलेंगे ना, ई आदमी सब अई में मान ले, ई आदमी सब अई में मान ले, ई आदमी सब अई में मान ले, ऐसे करके कितने भागों में बटल था, 3 भागों में। तो पादरी वर्ग आता है, पूछेगा 1 नंबर में, प्रथम यानी फ्रांस के समय, यानी 18वीं सदी में फ्रांसीसी स्टेट जो 3 क्षेत्र में बटल था, वो प्रथम स्टेट में कौन आता है, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग का मतलब होता है जैसे पूजा पाठ करने वाला, चर्च उर्च में जाने, जो चर्च उर्च जो होता है पूजा पाठ करने वाला, उसको बोला गया क्या, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन आया, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब क्या हुआ, देखो कैसे कैसे बांटा राजा। इसमें कौन आएगा, चर्च के लोग सब। कौन आएगा, चर्च के लोग सब आएगा। अब चर्च के लोग मतलब पूजा पाठ इत्यादि वगैरह कराने वाला, जिसको साधु संत अपने गांव देश में हम कह सकते हैं एक प्रकार से। तो उसमें तो इससे कर्ज मतलब टैक्स नहीं ले रहा था, इससे टैक्स नहीं ले रहा था। सुनो अब बात, दूसरा क्या आ गया, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन आएगा, राजा के दादा नाना परदादा करदादा होता है ना, बेटा पोता दोस्त महिम इत्यादि वगैरह जितना जो आता है वो किस में आ गया, कुलीन में। तो राजा तेज था, रिश्तेदार ससुराल, बात समझ में आया ना, तो वो सब किस में आया, द्वितीय। तो इसको भी कहा तुम भी टैक्स नहीं देना। बाकी बच गया कौन, बाकी बच गया कौन, तृतीय। तृतीय में कौन आएगा, पूरा जनता बानर। अब तृतीय में कौन आएगा, कोई व्यापारी हो, बिजनेस व्यापार कर रहा हो वो आएगा, कोई व्यापारी, छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी, या कोई अदालती कर्मचारी, सरकारी नौकरी वाला सब, अरे समझ में आ रहा है ना, या कोई वकील सब, किसान सब, कारीगर सब, मजदूर सब, लोग सब, छोटे छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर चाकर, जितना सब पर तृतीय वाला में थोप दिया, तू सब दी ही आप टैक्स। बात समझ में आया, देखो दिमाग कितना लगाया लुई सोलमा बनरवा। क्या किया, 3 वर्गों में बांट दिया, 3 वर्गों में बटल था, जिसमें प्रथम स्टेट में कौन आया था, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग का मतलब क्या होता है, हाँ चर्च के लोग सब, ठीक है, चर्च याद क्वेश्चन पूछा जाता है चर्च करके, चर्च। और दूसरा क्या बटा, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन था, राजा के रिश्तेदार दोस्त महिम बाल बच्चा इत्यादि, ताकि वो सब नहीं दिए। तो दोनों पर क्या किया, कर्ज नहीं लादा। ये कर्ज लादा किस पर, जनता पर। किस पर, वकील हो, डॉक्टर हो, है ना, व्यवसाय करने, बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, अदालती हो, कर्मचारी हो, कारीगर हो, नौकर हो, चाकर हो, किसान हो, जिसके पास जमीन नहीं भी है, तुम दो। तुम खाने के लिए मर रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन कर टैक्स दो। तो तीसरे वाले पर क्या किया, थोप दी। अब समझ में आ रहा है कुछ कहानी, तो अब तो तुमको समझ में आ रहा है कितना अत्याचारी राजा था।
तब ना लास्ट में 2 दिल की फांसी। देखो ना अभी कब दिया था। ये सब तुम लोगों को पढ़ाए भी हैं। अब ये 3 स्टेप तो समझ में आ गया तुमको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे में आप पहले में क्या किया, उस पर कहा कि तुम लोग टैक्स, लेकिन तीसरे वाले में जितना लोग आ रहा था सबको क्या कहा, टैक्स देगा भाई। चलो यही बातें है भाई यहां। अब देखो तो तीसरे अब क्या कहा भाई, देखो यहां लिखा भी होगा जो हम तुमको अभी बताए हैं। देखो कतगले है ना, हिस्से है ना कर चुकाने के लिए, और अपने नियमित खर्चे जैसे सेना इत्यादि का भी जो भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, 18वीं सदी में क्या किया, 3 स्टेट्स में बटा था, और केवल 3 स्टेट में बटा था, और केवल तीसरे स्टेट के लोगों को ही कह रहा था कर अदा करो। कर मतलब टैक्स। क्या कर रहा था, केवल तीसरे स्टेट। तब पूछेगा तीसरे स्टेट्स में कौन सब आता है, सब तो जनते ना हुआ, साधु सब जनते ना कहलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कह देना केवल जनता, मतलब जैसे बोलेंगे छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, या किसान, वकील, कर्मचारी, नौकर, चाकर, जितना किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, सब लिखना ऐसे। तीसरे स्टेट में कौन सब आता है, तो ये सब बात लिखे। तुमको परीक्षा में सीधा पूछ देगा तीसरे स्टेट में कौन आता है, ठीक है, के लोग, ठीक है, मतलब एकदम साधारण जनसाधारण लोग, जनता सब, हुंडा हुंडी अगर कहना चाहेगा तो जनसाधारण लोग, ठीक है, कर देगा। कर मतलब टैक्स देगा। अब वर्गों में विभाजित, वर्ग मतलब 3 वर्ग में, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। अब प्राचीन राजतंत्र, प्राचीन मतलब बीते हुए समय का राजतंत्र, पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले की फ्रांसीसी, अब देखो घटना कब की है भाई, 1774 की, अभी मतलब 5 साल कम, तब ना 1789 में घटना कर दिया। अभी कितना साल हो गया, 74, 15 साल, अरे 74 हुआ ना। घटना कब किया था, 1700, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 में। राजगद्दी पर कब बैठा, आज जब तक बन रहा चलता रहेगा, तो इसके शासनकाल में गड़बड़िए हुआ तो क्या करेगा जनता, लास्ट में कर दिया युद्ध, कर दिया क्या, युद्ध कर दिया, तब ना फ्रांसीसी क्रांति हो गया। तब फ्रांसीसी क्रांति समझो हुआ तो किसने किया, जनताओं ने। क्यों किया, बानरों था राजा। अब देखो 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्था के लिए होता था, मतलब अगर बात करा जाए तो उस समय से पहले जो हुआ करता था, कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ लोग हुआ करता, मतलब लुई 16वां से पहले जो था, कहने का राजतंत्र का मतलब क्या हुआ, राजतंत्र का मतलब है राजा ही राज करेगा, तो कोई बात, राजा के लिए तो प्रजा के लिए ना काम करेगा भाई, किसके लिए काम करेगा, प्रजा के लिए। लेकिन प्रजा, देखो राजा में भी जो पहले राजतंत्र था तो सब राजा गलते नहीं होता था, बहुत राजा बढ़िया काम करता था ना अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए। लेकिन ज्यादातर क्या करने लगा, गड़बड़ी करने लगा, इसलिए तो क्या आ गया, लोकतंत्र। अब देखो चित्र 2 में जो दिया गया है, फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, जो ये बात हम बताए हुए थे वर्ग 2 में, चित्र 2 में, ठीक है। अब इस तरह की व्यवस्था को, वर्ग को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसाने थे, तो किसान 90% था, तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जितना आबादी था उस पूरे आबादी में 90% लोग क्या थे, तो सबको तो देना पड़ेगा क्या, कर, टैक्स। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन का मालिक कब आदमी, नौकर चाकर सब ज्यादा, लगभग 60% जमीन पर कुलीन, 60% जमीन पर कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन आता है, रे भाई बा, यहां आंकड़ा तो देखो, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ध्यान दो, समझो कि 90%, 100% में 90% क्या था, किसान। अब पूरा 100% का, पूरा 100% का 60% जमीन के कर छले कुलीन वर्ग के, ओकर रिश्तेदार सबके। आंकड़ा देखो, दिमाग कितना फटेगा। 60% जमीन किसका था, केवल ओकर रिश्तेदार, दोस्त, महीम, बेटा, पोता, बस समझ में आ रहा है ना, उसको था, मतलब 40% के कर।
बाकी आम जनता ही, किसान सबके मुंह में, समझो इससे नहीं लेंगे टैक्स। ये तो कहा था ना, कुलीनबर्ग से लिया टैक्स। कुलीनबर्ग में कौन आ रहा था भाई? प्रथम वर्ग में कौन? पादरी वगैरह ना, चर्च के लोग। दूसरा वर्ग कुलीन। कुलीन में कौन? दोस्त रिश्तेदार। तीसरा कौन? व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, किसान इत्यादि वगैरह, है ना। तो समझो 60% जमीन से समझो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, यही ना हुआ मतलब, कुलीन वर्गों से नहीं लिया जा रहा। और चर्च मतलब ये कुलीन वर्ग में आता था कौन सा, यानी कि 60% लोग कुलीन और चर्च के लोग इत्यादि सब आते थे। और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का कुछ भाग, तीसरे वाला कुछ अमीर जो बड़ा बड़ा व्यापारी था, उस सब जमीन इसमें था, समझो, है ना। अब प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ भी विशेषाधिकार जन्मदिन प्राप्त, पता है उतना ही नहीं, उसको तो टैक्सो नहीं लिया। क्या यानी पादरी वर्ग से कुलीन वर्ग से क्या कहा, तुम लोग टैक्सो नहीं देना। कहा क्या पता है, नियम कानून ऐसा बना दिया था, राजा कहा कि तुम लोगों को कुछ विशेष छूट देंगे हम हर चीज में। देखो इतना तक किया बानर, पता नहीं कौन लुटेदार था, ठीक है। अब देखो पादरी के लोगों को कुछ विशेष अधिकार था, किसको? अपने कुलीन वर्ग को। और पादरी वर्ग को क्या दिया था राजा? विशेष जन्म से ही, क्या जन्म से ही प्राप्त था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था पता है? राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कौन छूट क्या दिया था इन सबको? तुम लोग टैक्स नहीं देगा जन्मे से। कौन नहीं देगा टैक्स? कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग के लोग, ठीक है। छूट मतलब छूट है, तुम लोग टैक्स नहीं देगा। कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल था एकदम, जैसे उसको कुछ विशेष दर्जा देना, ठीक है। वह किसानों से सामंत कर वसूल, कल के कर वसूल जिसको टैक्स फॉर्मर कहते हैं, कर वसूलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? टैक्स फॉर्मर। क्या बोलते हैं? 1 नंबर में पूछ ले, टैक्स वसूलने वाले को या कर वसूलने वाले व्यक्ति जो होता है, जैसे फिल्म देखता होगा तो रंगदार सब टैक्स वसूलने वाला सब नहीं आता है बाजार पर। जैसे बाजार जो हो तो बाजार पर नहीं 10 रुपया बट्टा, बट्टी की जगह कोई छे बट्टी, तो वो भेले टैक्से ले रोज के। तो इसका मतलब वैसे व्यक्ति सब जो था भाई, तो वैसे व्यक्ति सब जो था तो उसको क्या कहा? कौन? कुलीन वर्ग में जो उसका आदमी रिश्तेदार सब था, कहा जो सब बाजार करे ओकरा सबसे पैसा ले, टैक्स। क्या ले? समझ में आया ना? कर वसूलने का तो ये अधिकार दिया। तो देखो कुलीन वर्ग को क्या अधिकार दिया कि तुम लोग कर नहीं देगा। दूसरा बात क्या? कुछ विशेष सामंती विशेष अधिकार दिया। तो ये बात लिखना पड़ेगा। तो 1.2 हो गया, 1.2 हो गया। और क्या था तीसरा में? तीसरा में कि किसानों से जा कर वसूल, तुमको भी अधिकार दिया था। किसको? कुलीन वर्ग को। कर वसूल, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य था। कौन? किसान लोग। अब चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड, क्या टाइड, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। अब देखो चर्च के लोग भी कर रहा था टैक्स दो, कुलीन वर्ग के लोग भी क्या कर रहा था? टैक्स दो। तो सब थोपा जा रहा था किस पर? किसान, मजदूर, नौकर, चाकर पर ला। अब मतलब समझो ना, 500 रुपया भर दिन में कमाएगा नहीं, या 400 रुपया टैक्स दो। नहीं हुआ एक प्रकार से, समझो ना, उसका टैक्स, इसका टैक्स, उसका टैक्स, सब टैक्स दे करके क्या बचा था? कुछ नहीं भाई। इतना अत्याचार चल रहा था समझो। अब ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। मतलब समझ में आया? तीसरे स्टेट में कौन आता है? जो गरीब लोग जो आ रहा था, तमाम लोगों को सरकार को टैक्स देता ही था, राजा को। और टैक्स कौन लेता था? तो इसका मतलब उसको कितने रूपों में टैक्स देना पड़ा? पादरी वर्ग को भी देना पड़ता था, चर्च के लोगों को, कुलीन वर्ग के लोगों को भी, सरकार के अलग। सामान जब महंगा मिलते से अलग ने, समझो, सामान महंगा मिलेगा सो
तो वहां का जनता क्या करेगा? त्राही त्राही करेगा कि नहीं? खाने पीने के लिए मरेगा कि नहीं मरेगा? समझा बात? वही इन करों में टाइल और अनेकों अप्रत्यक्ष कर शामिल। और इतना ही नहीं, इसमें 2 टैक्स, उसमें 2 टैक्स, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग भी जो टैक्स जो चुकाते हैं ना, अभी जो भारत सरकार को देते हैं टैक्स, तुम भी टैक्स भरता है, हम भी टैक्स भरते हैं, सब भरता है टैक्स। इसके बारे में समझाए थे एक बार। और टैक्स होता है जो एक होता है कमाई पर टैक्स, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे पापड़ दनौरी सब खरीद करके खाता है कुछ हो सामान, तो वो क्या क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स। समझ में आया? तो अप्रत्यक्ष तो एक तो डायरेक्ट था, डायरेक्ट किसको? राजा को, कुलीन को, पादरी को। इनडायरेक्ट रूप से कई प्रकार। अरे बात समझ में आया? टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स उन लोगों को भरना पड़ रहा था। देखो ऐसे देश में था वो लोग, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर नमक, अब अप्रत्यक्ष कर कहा ना अनेकों प्रकार का, तो एग्जाम्पल दे रहा किस पर? नमक पर, तंबाकू पर, और जैसे रोजाना उपभोग करने वाली वस्तु पर। वही हुआ इनडायरेक्ट। देखो एक तो हुआ डायरेक्ट टैक्स, कहां कहां भरना पड़ता था इसको? पादरी, कुलीन और राजा के पास। इनडायरेक्ट रूप से कर कभी सामान सब खरीदने में, तो हुआ अप्रत्यक्ष कर। तो कितना कर देना पड़ता था सोचो, लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम। अब पता है राजा साहब खाता था, पीता था, अपनी कन्या के लिए जो नाक में के कान में का खरीद करके लाता था, वो सब पैसा किससे लेता था? जनता से। ओकर कन्या को जो हमरा नाक में के बना दिया, तो जनता से लूटा जाए चले। ये समझ में आया? राजा का राजगद्दी सब बनाता था, तो जनता से कहता है राजा को ये काम है, दो, सब देना पड़ता था। ऐसा अत्याचार करता था कौन? राजा। अरे हैप्पी बर्थडे सब करे चले, तो पैसा केकरा से ले चले? हाँ, अरे हैप्पी बर्थडे जानता है ना? अरे कोई पार्टी फंक्शन इत्यादि, तो राजा साहब के घर में पार्टी है, टैक्स दो, सब भरना पड़ता था एक्स्ट्रा। सब आदमी दी ही, समझो जनता से, ठीक है। ऐसा चलता था सिस्टम, इतना समझो ना। कामकाज का सारा बोझ करो को के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो मतलब क्या हुआ? वही ना हुआ कि भाई राजा का जितना भी, राज्य का जितना भी कामकाज चलता था, सब क्या? कर के द्वारा। अब राजा का कामकाज मतलब समझ में आ रहा? राजा का खाएगा, पिएगा, जो कुछ पहनेगा, ओढ़ेगा, सारा चीज कहां से? जनता से, ठीक है। अरे बात समझ में आया ना? अब देखो बेचारा, अब लोगों को क्या होने वाला? देखो ई घोचो सब पर चोना, देखो कर दे रहा है, कर। ए राजा ऐसे है, रख टैक्स, हम राज करेंगे राजगद्दी पर। देखो घोचू, देखो ना पहना क्या सब है, देखो ना सोना चांदी के राजमहल, जा राजा एकदम। ये बेचारा गरीब आदमी देखो, ये देखो बोरा भरल है टैक्स से। इसमें लिब्रे रखल है, क्या है? लिब्रे। इसमें क्या रखल है? लिब्रे। देख रहा है कितना शान वान ठान से बैठल है, बन रहा। जा तू, अभी था ही नहीं तो तुमको हम, ठीक है। क्या लिखा है? शैतानों को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। आदमी जितना पाता है उतना ही और चाहता है। गांधी जी का भी कहना है कि आदमी देखना कि मन होगा, क्या कहा? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। आदमी इतना लालचापन होता है कि वो जितना पाता है उतना और चाहता है। जैसे किसी को मन होगा कि पापा हमरा साइकिल खरीद देना, साइकिल, अरे ठीक है ना। या कोई आदमी कहेगा कि हम साइकिल जब हो जाए
अब जब साइकिल हो जाएगा तो एक मोटरसाइकिल जब हो जात तो मजा आए थे एकदम जब, ठीक है। अब जब ये मोटरसाइकिल भी हो जाएगा तुम्हारा तभी अरे 4 चक्का जो हो जाता आराम से मस्ती में जाते हैं, ठीक है। आज जब ये 4 चक्का, अरे BMW अब लेना है ना, भगवान इतने कमाई कर दिया कि हमारा BMW। आज जब ये BMW तो लग्जरियस लेंगे आप, बात समझ में आ रहा है ना, लग्जरी वाला कार लेंगे, अब वो भी पूरा हो गया तुम्हारा। अब प्राइवेट जेट आ जाता, ठीक है, तो अच्छा रहता, हवाई जहाज उड़ते फुड़ते जहां मन होता घूमते फिरते। तो इसीलिए कहा जाता है आदमियों के अंदर लालच जो है ना, कभी भी तो शैतानों को जितना दो लालच उतना ही। कुलीन व्यक्ति मकरा है और किसान मक्खी है। कुलीन वर्ग क्या है? मकरा। अब उस कुलीन वर्ग के अंदर क्या कौन है? किसान लोग क्या है? एकदम मक्खी एकदम। अब देखो तो इतना जो राजा के द्वारा इतना जो सिस्टम चलाया, फिल्म देखा ना अभी, इतना जो सिस्टम चलाया, तो इसका मतलब जनता कैसे जी रहा होगा? तो अब जी रहा होगा तो कहां देखेंगे कैसे जी रहा है भाई? जीने का, समझ में आया? जीने का संघर्ष। अब देखेंगे बेचारा सब कैसे जिएगा, खाएगा, पिएगा, मरेगा, कटेगा, क्या होगा जीवन एकदम, ठीक है। तो इसको देखने वाले हम लोग कल कि पढ़ाते हैं, हाँ? अब चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, घबराना नहीं है, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आया, कहीं से कुछ दिक्कत है तो तुम लोगों को, अरे तो तुम देखो तो कितना आसान कहानी जैसा आराम से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तुमको पूछ देगा लुईस सोलहवां से जुड़ी हुई बातें। लुईस सोलहवां ने कब राजगद्दी पर बैठा? एक बार रिपीट करो चीजों को, देखो एक बार रिपीट करो सबों को, देखो ध्यान दो। लुईस सोलहवां ने राजगद्दी पर कब बैठा भाई? लुईस सोलहवां राजगद्दी पर कब बैठा? लुईस सोलहवां राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा। किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। किस वंश का था? बुर्बो राजवंश का था, राजवंश का था, ठीक है। कितने साल के उम्र में राजा बन गया बानर? 20 साल की उम्र में राजा बन गया। कोई दिक्कत? उसकी शादी भी हो गई, मतलब अगर जीवन एकदम मस्त, नहीं समझा? शादी हो गया किसके साथ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ। बात समझ में आया? लेकिन बानरों ने क्या किया? अमेरिका के 13 उपनिवेश, कर्जा बर्जा कैसे होने लगा? क्योंकि राजकाज सही से चला। अच्छा, इस इतना तुम जो देखा तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि राजा कहीं ना कहीं गलत हो, राजा को सही से चलाने, जिसको बोलते हैं ना गार्जियन। अब जिसका गार्जियन अच्छा नहीं हो, खाने पीने वाला हो, जैसे तैसे चलाने वाला हो, तो वो गरीबे बनेगा भाई। इसीलिए राजा को, जैसे अभी मान लो बिहार का सरकार चुनेगा तो अच्छा चुनेगा ना भाई। देश का जो सरकार चुनेगा तो कैसा चुनेगा भाई? अच्छा, कोई भी सरकार हो अच्छा चलाने वाला ना होना चाहिए। बात समझ में? नहीं तो लुईस सोलहवां जैसा आ गया तो फिर तब लगते पता, तब तो तुम पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा भाई, सब पर पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, बात समझ में आया? तो उसने क्या किया, जब उसको युद्ध में साथ दिया तो क्या हुआ? 10 अरब लिब्रे। कितना लिब्रे का क्या हो गया? बोझ हो गया। अब पहले से राजकोष में पैसा तो नहीं था, खाली था, बल्कि क्या था? 2 अरब लिब्रे क्या था? कर्जा ही था। तो अब हुआ क्या स्थिति? और खराब हो गई। तो इसने दिमाग क्या लगाया? ले भाई केकरा सो? गरीब सो, लूटो पाटो एकदम। तो उसने क्या कर दिया? 3 वर्गों में बांट दिया। पहला वर्ग क्या था? पादरी वर्ग। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग में कौन आता है? चर्च के लोग। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, पादरी वर्ग में कौन आता है? निम्न में से रहेगा किसान, मजदूर, चर्च के लोग, या ठीक है, तो चर्च के लोग। कुलीन वर्ग जो है द्वितीय स्टेटस में, तो उसमें कौन आ रहा था? रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, भाईचारा वाला आदमी सब हो गया, ससुराल वाला आदमी सब हो गया। बात समझ में आया ना? हाँ। और तीसरे स्टेट्स में कौन आएगा?
छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, मजदूर, किसान, नौकर, चाकर इत्यादि वगैरह किस में आ जाएगा? समझ में आया? अब इसने क्या किया कि दोनों पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को कहा कि भाई तू सब टैक्स कर नहीं देगा, सारा टैक्स किस पर लाद दिया? मतलब तीसरे स्टेट्स वाले को कर कितने जगह दे दिया? 3-4 जगह से देना पड़ता था, है ना। एक तो हो गया क्या, कुलीन वर्ग को देता था, पादरी वर्ग को भी देता था, राजा को देता था, और प्रत्यक्ष रूप से समानों पर दिया जाता था। बात समझ में आया? अच्छा, पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को क्या किया था? विशेष अधिकार। विशेष अधिकार में क्या कहा था कि जा भाई किसानों से टैक्स ले, सामंती का विशेषाधिकार। तीसरा नंबर में क्या था? अरे जो विशेष अधिकार दिया था उसको क्या कहा कि टैक्स वगैरह नहीं देना, किसानों से क्या करना? टैक्स लेना। तो 3 गो बात आएगो, सामंती का विशेषाधिकार, ये बात तुमको लिखना। तो आज का पूरा कहानी एक बार अपने से लिख करके लाना, एक पेज में जितना ही हो लिख लेगा ना कि 1974 ईस्वी में, सॉरी 1774 ईस्वी में बनर्रा लुईस 16वां, क्या बनर्वा लुईस 16वां राजगद्दी पर बैठा। उसका उम्र 20 साल का था। उसकी शादी भी अटिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हो गई। उस बानर ने क्या किया? क्या किया? अमेरिका के 13 उपनिवेश को जिताने के लिए क्या किया? ब्रिटेन से युद्ध कर लिया, झगड़ा मोड़ ले लिया। ठीक है, अभी सब कहानी लिख देना, हो गई बात खत्म। याद नहीं हो गया तुम लोगों को? चलो